इधर देखिए, आप हैं पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया है। और अब एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस एस मुरलीधर ने बड़े बड़े 56 इंची विश्वगुरु, महामानव और नॉन बायोलॉजिकल को बहुत कुछ कह दिया है। साल 2047 के विकसित भारत के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के पीछे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है। और तो और सीधे सीधे बायोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब ट्रम्प, पुतिन और फलाना ढिमकाना नहीं होंगे और हमारे पास कोई बायोलॉजिकल पीएम होगा। इतना ही नहीं, न्यायपालिका को लेकर भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने किया है। हाल ही में जो दिल्ली में जेन जी प्रोटेस्ट हुआ, इसे लेकर भी पूर्व जज ने बहुत सारी सकारात्मक बातें कहा और देश के युवाओं से बड़ी उम्मीद जता रहे हैं। तो आइए उनके द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उस लाइन को दोहराते हैं कि धरती वीरों से खाली नहीं है। जिस दौर में अमृतकाल के भीतर हमारी इसी न्यायपालिका में तमाम तथाकथित बड़े बड़े जज लोग सत्ता के सामने लोटे हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े वकील भी खाली अपनी जेब भरने का जुगाड़ लगा रहे हैं, उसी दौर में बहुत सारे जज और वकील ऐसे भी हैं जो बिना डरे, बिना बिके अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और अमृतकाल के इतिहास में जब भी ईमानदार जजों की चर्चा होगी तो उसमें जस्टिस मुरलीधर का नाम हमेशा टॉप 10 में रहेगा। हाल फिलहाल में इन्होंने जो कहा है वो तो देखेंगे ही। अपने न्यायिक करियर में जस्टिस मुरलीधर ने इस देश के साथ, जनता के साथ, संविधान और न्यायपालिका के साथ क्या किया है उसको भी बेहद कम शब्दों में याद करेंगे। और हमारी सत्ता ने पलट के इनके साथ क्या किया, यानी गुजराती जोड़ी की सरकार ने क्या किया, उसको भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ये काम बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जस्टिस मुरलीधर भारत के जेन जी को लेकर बड़े ही आशान्वित नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में माई विजन ऑफ इंडिया कार्यक्रम में लेक्चर देते हुए जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि नई पीढ़ी ने जो हालिया विरोध प्रदर्शन किया उससे ये भरोसा मिला है कि भारतीय लोकतंत्र कायम रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। अब याद करिए, अभी कुछ दिन पहले ही इसी तरह की बात मैंने कहा था कि पिछले 12 सालों में देश जो मरणासन्न स्थिति में जा रहा था, लोग नाउम्मीद हो रहे थे, ऐसा लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे सैकड़ों दर्शकों ने हजारों बार मुझसे कहा, लगातार कमेंट कर रहे थे, कहते थे कि बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सब डरे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन भारत के जेन जी ने डर की उन बेड़ियों को तोड़ दिया और उसके टूटते ही ईमानदारी और तटस्थता का परचम बुलंद करने वाले पूर्व जस्टिस मुरलीधर को यह भरोसा मिला कि भारतीय लोकतंत्र कायम रहेगा, तानाशाही चलबे ना। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि हमारे युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को दिमागी नक्सल कहने के बावजूद बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा है, यानी वो प्रोपेगेंडा और इस तरह की बयानबाजियों से आगे निकल चुके हैं। ये जानकर तसल्ली होती है कि हमारे युवा पीढ़ी ऐसी बयानबाजी और प्रोपेगेंडा तथा बदनाम करने वाली चीजों से प्रभावित नहीं होती है। इनका कहना है कि इन विरोध प्रदर्शनों ने दिखा दिया कि युवा पीढ़ी बिना सोचे समझे राजनीतिक संदेशों को स्वीकार करने के बजाय सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार थी। इससे पता चलता है कि ये पीढ़ियां दया और सच को मानने को महत्व देती हैं। ये सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने में हिचकती नहीं है। और बेशक जेन जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जेन जी का ये रवैया डेमोक्रेटिक तरक्की की पक्की निशानी है। हमारे जेन जी के हालिया विरोध प्रदर्शन हमें भरोसा दिलाते हैं कि भारत के लोकतंत्र को मरने नहीं दिया जाएगा और लोग इस देश के भविष्य को बचाने के लिए संविधान का सहारा लेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। 2047 के भारत के लिए विजन पर भाषण देते हुए इन्होंने कहा कि कानून का इस्तेमाल किसी ग्रुप को उसके पहनने और खाने के आधार पर टारगेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यानी कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे जी रहा है, इसके खिलाफ कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अगले 20 साल में सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना के लिए जगह बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगले 2 दशक में जो लोग भी सत्ता में हैं उनसे लगातार सवाल होते रहने चाहिए। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि 2047 के भारत के लिए बेहतर होगा कि आज का कानून किसी सरकार या उससे चलाने वालों को ईमानदारी से आलोचना करने या कार्टून में उनका मजाक उड़ाने या स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा उनका मजाक उड़ाने को क्रिमिनल बनाने की इजाजत न दे। यानी 2047 में अगर आप बेहतर भारत देखना चाहते हैं तो आज आलोचनाओं को कुचलने की बजाय उनको सहज भाव से स्वीकारना होगा और सत्ता को मजबूर करना होगा कि वो स्वीकारे। सवाल करने वालों को क्रिमिनल बनाने से काम नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मौजूदा सरकार बेसिक राइट्स
से वंचित होने के खिलाफ शांति से विरोध करने वालों को सजा देने के लिए कानून का इस्तेमाल करना बंद कर दे और उन्हें सरकार को अस्थिर करने की साजिश के खतरनाक कामों के तौर पर लेवल करना बंद कर दे तो 2047 के लिए बेहतर होगा। वैसे आपको यहीं पर याद दिला दें, पिछले साल की बात है, देश के किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अमेरिका से कुछ फाइलें खुलने वाली हैं, उन फाइलों के खुलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, और उन्होंने बाकायदा 19 तारीख का जिक्र भी किया था। इस मैटर पर हमने एक वीडियो बनाया और उसमें सवाल किया था कि क्या 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल सकते हैं भारत की। वीडियो वायरल हो गई, लाखों लोगों ने देखा, लेकिन एक लाइन के सवाल से सरकार में बैठे अधिकारी और सरकार में बैठे लोग शायद खड़बड़ा गए, डरा गए। उन्हें यह दिखने लगा कि मैं सरकार बदलना चाहता हूं, सरकार गिराना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को बदलना चाहता हूं, और वीडियो को डिलीट करवाना चाहते थे, नोटिस वगैरह भेजने लगे। माने लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बदल देने की बात अगर कहीं से आती है और कोई उस पर चर्चा कर दे तो क्या इससे सरकार संकट में आ जाती है? और यदि सरकार इतनी कमजोर है, इतनी क्षणभंगुर है, तो ऐसी कमजोर सरकार को तो यूं ही गिर जाना चाहिए। लेकिन इन सब से सत्ताधीशों का डर पता चलता है, कलेजा कितना है यह पता चलता है। लोकतंत्र में सरकार बदल देने की बात करना तो छोड़िए, लोकतांत्रिक ढंग से प्रयास करना भी कोई अपराध नहीं, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन ये बात बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे मठाधीशों को कौन समझाए। बहरहाल पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने यह भी कहा कि भारत के आने वाले संवैधानिक ढांचे में शादी विवाह और साथ रहने जैसी निजी पसंद की चीजों को क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, बीजेपी शासित कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की बाढ़ आ गई है, कोई काम नहीं रह गया, यही सब उल्टा सीधा कानून बना रहे हैं। कौन किसके साथ विवाह करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, क्या करेगा, ये सब भाजपा की सरकारें तय करना चाहती हैं। इसे लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया तथा दौलत और ताकत में बढ़ती गैर बराबरी की भी चिंता की। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि यह कड़वी सच्चाई है कि हमारी सरकारें कॉर्पोरेट ओलियोगोपालजी के कंट्रोल में है। कॉर्पोरेट ओलियोगोपालजी का मतलब होता है देश का बाजार कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में हो, उन्हीं का दबदबा चल रहा हो। इसके अलावा जस्टिस मुरलीधर ने एक और महत्वपूर्ण बात कहा। उन्होंने कहा कि 2047 में हम एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जिसमें आज के कुछ सबसे बड़े नेताओं के पास पॉलिटिकल पावर का जमावड़ा न हो। यानी आज जो लोग ज्यादातर राजनीतिक शक्ति अपने पास रख रहे हैं, ये लोग 2047 तक उस स्थिति में न रहें, पावर में न रहें, सत्ता का ऐसा जमावड़ा न हो उनके पास, क्योंकि लोकतंत्र में पावर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है। अगली लाइन जस्टिस मुरलीधर ने और बढ़िया बोला। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि न तो कोई ट्रंप है इस दुनिया में, न कोई पुतिन है, न कोई शी जिनपिंग है, न कोई एर्दोगन है, और भारत के पास एक बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री होगा। अब आप तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद अपनी ही जबान से खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया था। तो जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के पास एक बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री होगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक प्रभाव और धन का जो जमावड़ा है, यानी पॉलिटिकल पावर और पैसा जो कुछ लोगों के हाथों में जा रहा है, इसे लेकर चिंता जताया, यानी गैर बराबरी पर चिंतित है। इसके अलावा जस्टिस मुरलीधर ने सरकारें और कोर्ट के बीच के रिश्तों पर भी बात किया। उन्होंने कहा कि सरकारें मनमाना फैसला लेकर या कोई फैसला न लेकर या फिर बिना सोचे समझे लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और गैर जरूरी गिरफ्तारियां जैसी तमाम गतिविधियों को, आम गतिविधियों को अपराध बनाकर कोर्ट पर बोझ डालती हैं। यानी सरकारें बदमाशी करती हैं, फालतू मुकदमे करती हैं और फिर अदालतों पर बोझ पड़ता है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या कोर्ट ने स्टेट पावर पर कंट्रोल करने के अपने संवैधानिक रोल को लगातार निभाया है। यानी वही बात जो हम हर दिन कहते हैं कि अदालत का काम है सत्ता को उसके दायरे में रखना, कायदे में रखना, जिम्मेदार बनाना, जवाबदेह बनाना। इन्होंने भी वही पूछा है कि क्या अदालतें अपना वो संवैधानिक रोल निभा रही हैं। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि लोगों और अराजक सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी बनने के संवैधानिक वादे को पूरा करने में न्यायपालिका का ट्रैक रिकॉर्ड एक जैसा नहीं दिखता और अक्सर निराशाजनक रहा है। यानी अदालत को जो करना चाहिए, न्यायपालिका को जो करना चाहिए, जनता और सरकार के बीच जो मजबूत कड़ी बनना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। इन्होंने बाकायदा चेतावनी भी दिया कि अगर कोर्ट खुद ही दमनकारी हो गई तो न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ सकता है। अब याद करिए, ज्यादा मामले मत याद करिए, खाली उमर खालिद शर्जील इमाम का मामला ही याद कर लीजिए। कितने साल से ये लोग जेल में हैं और अदालतें क्या कर रही हैं। क्या यहाँ पर दमन नजर नहीं आता। मामलों के लंबे वक्त तक लंबित रहने पर भी इन्होंने बोला, यानी इस समस्या पर भी बोले, और न्यायालय के भीतर यानी न्यायपालिका में पितृसत्ता और सामंतवाद दोनों की मौजूदगी की बात भी कहा। यानी एक तो पुरुषवादी विचारधारा, दूसरा जातिवादी प्रभाव। इन्होंने कहा कि जो भी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है वो साफ साफ ये सब कुछ देख सकता है। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि हमारा पूरा लीगल सिस्टम वकीलों, जजों और सरकार की सुविधा के हिसाब से चलता है। ये लिटिगेंट सेंट्रिक नहीं है। आज भी किसी लिटिगेंट के लिए प्रोफेशनल लीगल मदद के बिना कानूनी उलझनों से निपटना मुमकिन
नहीं है। पूरा लीगल सिस्टम, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, सिर्फ अपनी सुविधा का ध्यान रख रहा है। आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन उतना डेमोक्रेटिक और अपने यूजर्स के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहा जितना होना चाहिए था। यानी पूर्व जस्टिस ने भारत में लोकतंत्र को लेकर, युवाओं ने जो उम्मीद जगाई है उसको लेकर, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वालों को लेकर और न्यायपालिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए और बताया कि 2047 में जो भारत आप बनाना चाहते हैं वैसा भारत बनाने के लिए आज ही लोकतांत्रिक विचारों को मजबूत करना होगा, सिर्फ कागज में नहीं बल्कि जमीन पर। ये सारी बातें आपने सुन लिया। अब आ जाइए ये सारी बातें कहने वाले के इतिहास को भी याद कर लीजिए, क्योंकि वो जानना बड़ा जरूरी है। जस्टिस मुरलीधर ने 1984 में वकालत शुरू किया था। 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने, 14 साल दिल्ली हाईकोर्ट में रहे। साल 2009 में होमोसेक्सुअल रिलेशंस को लेकर इन्होंने जो बातें कहा था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उन्हीं बातों को स्वीकार किया। 2010 में झुग्गी झोपड़ी वालों के अधिकार और रिहेबिलिटेशन के बिना झुग्गियां हटाने पर महत्वपूर्ण अधिकार आधारित फैसला इन्होंने दिया। झुग्गियां हटा रहे हो तो पहले रहने की जगह दो। 2010 में इन्होंने देश की जनता को अधिकार देने का एक मजबूत रास्ता बनाया। आप भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के दायरे में आता है। आरटीआई वही कानून है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आप जनता को दिया था, आपको अधिकार दिया और मोदी सत्ता ने इसके पर कतर दिए, पंगु कर दिया। अब ज्यादातर जानकारियां छुपा ली जाती हैं और कह दिया जाता है कि ये प्राइवेट। अभी केचुआ के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी यात्राओं को लेकर जब जानकारी मांगी गई तो क्या कहा गया कि प्राइवेट है, यानी पैसा जनता का, काम जनता का, जनता के दम पर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं देंगे कि कब कहां कितना पैसा उड़ाया। इतना ही नहीं, जिस देश में ज्यादातर जज खुद को मिलार्ड और योर लॉर्डशिप बुलवाना चाहते हैं, उसी देश में जस्टिस मुरलीधर ने वकीलों से कहा कि आप मुझे मिलार्ड या फिर योर लॉर्डशिप कहना बंद करिए, न कहिए। सोचिए कि जहां पर लॉर्डशिप सुनने की आदत बन गई है जजों की। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी ने मेरे ही साथ इंटरव्यू में कहा था कि ये जज अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, ये भगवान नहीं है, जनता के नौकर है। तो जस्टिस मुरलीधर ने बहुत पहले ही वकीलों से कह दिया कि मुझे भगवान न कहिए, लॉर्डशिप मत कहिए। आगे साल 2018 में इन्हीं की बेंच ने 1987 के एक हत्याकांड में 16 पीएसी जवानों को उम्र कैद की सजा दी, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। साल 2018 में ही 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने ही कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया, उम्र कैद सुनाई। इसी साल देश के जाने माने दलित हत्याकांड में इन्होंने जाति आधारित सुनियोजित हिंसा का मामला देखा। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे तो आपको याद ही होंगे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, दूसरी तरफ राजधानी जल रही थी, यानी दिल्ली की जनता ने भाजपा को नहीं चुना। आरोप लगा कि शायद इसीलिए दंगे का दंश दिल्ली वालों को झेलना पड़ा। बहरहाल जब दिल्ली जल रही थी, सत्ता की नजरों के सामने जल रही थी, तो यही जस्टिस मुरलीधर सामने आए और इन्होंने रात में इमरजेंसी हियरिंग की, घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने का निर्देश दिया और अगले दिन उन्हीं की बेंच ने दिल्ली पुलिस से हेट स्पीच पर एफआईआर को लेकर कड़े सवाल किया। यहां तक कह दिया कि दिल्ली में एक और 1984 नहीं होने देंगी। अब आप याद करिए कि दिल्ली दंगों से पहले किस पार्टी के नेता थे जो सरेआम हेट स्पीच दे रहे थे, नफरती भाषण दे रहे थे और पुलिस के सामने पुलिस को धमका रहे थे। अगर जस्टिस मुरलीधर के आदेशों का पालन होता तो सोचिए कि फलाने की पार्टी के बहुत सारे नेता लपेटे में आ जाते। लेकिन क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा था, फिर किसी हाईकोर्ट की जज की ऐसी बातें कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी, अपनों को कैसे फंसने दिया जा सकता था। तो वही हुआ जो इसकी आशंका थी। जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया। दंगों की हियरिंग और नोटिफिकेशन की टाइमिंग को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद भी पैदा हुआ, लेकिन तब तक अमृतकाल काम कर चुका था। इसके बाद दिल्ली के बार ने यानी वकीलों ने जबरदस्त विरोध किया। सबको मालूम था कि जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नायाब हीरा थे। वकीलों ने इस ट्रांसफर का विरोध किया। उनकी विदाई में बहुत बड़ी संख्या में वकील जुटे, वो भी पैसे के दम पर नहीं, खाने के लालच में नहीं, अपनी मर्जी से आए थे, एक ईमानदार जज के सम्मान में आए थे। इन्हें असाधारण रूप से गार्ड ऑफ ऑनर मिला। जबकि इसी अमृतकाल में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज जो कि गुजरात से आती हैं, गुजराती जोड़ी की बड़ी करीबी थी, रिटायर होती हैं तो वकील विदाई समारोह तक नहीं देते, पहले कह देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, निकल लीजिए। भयंकर बेइज्जती हो जाती है। बहरहाल आगे चलकर जस्टिस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वहां पर भी इनका काम सराहनीय रहा। सितंबर 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर का मामला था, मगर सरकार ने 7 महीने तक इनके ट्रांसफर पर कोई फैसला नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया। सोचिए कि इतने ईमानदार जज के ट्रांसफर फाइल को 7 महीने तक सरकार दबाकर बैठी रही। बाद में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने इस रिकमेंडेशन को ही वापस ले लिया, क्योंकि जस्टिस मुरलीधर के रिटायरमेंट में मात्र 4 महीने ही बाकी थे। समझने वाली बात यह भी है कि देश भर के हाईकोर्ट जजों में सीनियरिटी के मामले में जस्टिस मुरलीधर एक वक्त में
में दूसरे स्थान पर बताए गए, लेकिन फिर भी ऐसी छवि वाले जज को सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं मिल पाई। देश के तमाम कानूनविदों ने इसे लेकर सवाल उठाया। पूर्व जस्टिस मदन वी लोकुर से लेकर फलेश नरीमन और श्री राम पांचू ने तमाम सवाल उठाए, लेकिन जिस वक्त में देश का मुखिया सवालों से बचने के लिए ट्रंप से रिक्वेस्ट करते हो, उस वक्त में सवालों का जवाब कौन देगा। हालांकि किसी की काबिलियत और क्षमता को दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। जिसे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार ने कथित रूप से आगे बढ़ने से रोका या फिर मौका नहीं दिया, उनके काबिलियत को दुनिया ने पहचाना। नवंबर 2025 में जस्टिस मुरलीधर को बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट ने इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीन टेरिटरी पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ऑफ इंक्वायरी का अध्यक्ष नियुक्त किया। 3 सदस्यों वाले कमीशन में इन्हें चीफ बनाया गया। इन्हें काम करने का मौका मिला और जो रिपोर्ट इन्होंने पेश किया उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पिछले समय में हमने उस रिपोर्ट पर भी विस्तृत चर्चा किया था, बताया था कि गजा में कैसे छोटे छोटे बच्चों पर इजरायलियों ने, वहां की सेना ने कहर बरपाया। तो जस्टिस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि अमृत काल में जब बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही हो, मुकदमे हो रहे हो, जेल हो रही हो, बुलडोजर चल रहे हो, उस दौर में बोलना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।